हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएसएन साइट। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्ट दैट मेक्स यू फील मॉरली बैड और अशेम्ड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, डिसप्लीज्ड, इरेशनल, डिसग्रेसफुल, इग्नोरेंट। जो भी है उसको हमें वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक एक करके जो भी ऑप्शन है उसका मीनिंग हम देख लेंगे। पहले क्या है, डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड तो आपको पता होगा, प्लीज्ड जो होता है उसका ऑपोजिट हो गया डिसप्लीज्ड। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एनोयंस फील हो रहा है, प्लेजर्ड फील नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो डिसप्लीज्ड। फीलिंग और शोइंग एनोयंस एंड डिसप्लेजर। फीलिंग और शोइंग एनोयंस एंड डिसप्लेजर। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो बोला नहीं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, इरेशनल। इरेशनल भी रैशनल का ऑपोजिट है। रैशनल मतलब क्या होता है, लॉजिकल। अगर कुछ हमें लॉजिकल और रीजनेबल लगता है, रिलेटेबल लगता है, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल। अगर वो नहीं लगता है तो हम उसको बोलेंगे इरेशनल। ओके, तो इरेशनल का मतलब हो गया नॉट लॉजिकल और रीजनेबल। ओके, अब आता है सी, डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल क्या है, जिससे हमें शर्म आता है। ठीक है, नॉट ग्रेसफुल। जो ग्रेसफुल नहीं है उसको डिसग्रेसफुल बोलते हैं। जो ग्रेसफुल होता है उसमें हमें बहुत प्राइड फील होता है, बट उसका ऑपोजिट है। तो जो हमारे यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, एन एक्ट दैट मेक्स यू फील मॉरली बैड और अशेम्ड, दैट इज ब्रिंगिंग शेम और डिसग्रेस, विच इज कॉल्ड डिसग्रेसफुल। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन हम देख लेंगे, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको वो इग्नोरेंट बुलाएंगे। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उन चीजों के बारे में इग्नोरेंट हो। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रिक्रूट होने के बाद जॉब करने के टाइम आपको पता चलता है। तो अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, अब जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में आप इग्नोरेंट हो। क्यों? क्योंकि आपको वो रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इग्नोरेंट हो। ओके, तो डी का मतलब होता है लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस। ओके, तो ये हमारा चारों वर्ड का मीनिंग हमको पता चल गया। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, डिसग्रेसफुल। ओके, नेक्स्ट, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। टाइम टू आंसर 11 सेकंड से बहुत ही कम है, होना भी चाहिए क्योंकि ये सबको पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, इसको बोलते हैं कैनिबल। ओके, कैनिबल को किसको बोलते हैं, जो ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हो गया कैनिबल। तो ये तो आंसर हो गया हमारा। आप लिखते हैं ऑमनीवोरस। एक वर्ड सुना है ऑमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पे मौजूद रहते हैं, जो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उनका हम ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं। तो ऑमनी का मतलब भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कि ऑमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता है। सब कुछ मतलब क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। अगर बोथ कंज्यूम करता है तो उसको हम ऑमनीवोरस बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग खुद को भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप प्लांट्स भी कंज्यूम करते हो, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हो। तो दैट्स वाई आप खुद को ऑमनीवोरस बोल सकते हो। ठीक है, अब आ गया वेगन। वेगन तो आपको पता होगा, वेगन का तो ट्रेंड चल रहा है टू सेव अर्थ। ठीक है, तो वेगन में क्या होता है, ये वेजिटेरियन से किस तरह से डिफरेंट है। वेजिटेरियन क्या करते हैं कि वो नॉन वेजेस नहीं खाते। ओके, चिकन, मटन, फिश, एग ये सब नहीं खाते वेजिटेरियंस। बट वेगन क्या करते हैं, ये तो खाते ही नहीं, उसके साथ साथ कोई भी एनिमल अगर प्रोडक्ट भी है, जैसे कि मिल्क, कोई भी फूड जो एनिमल से मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, उससे इतना भी अगर रिलेटेड हो तो वो भी वो नहीं खाएगा। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क, बटर, ये कुछ भी नहीं खाता है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता है, उसको हम वेगन बोलते हैं। ठीक है, कार्निवोरस कौन है, कार्निवोरस हम किसको बोलते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, इसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद एक एनिमल है, बट वो और कोई एनिमल को कंज्यूम करता है। ठीक है, कार्निवोरस क्या है, फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स। ओके,
ये एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्निवोरस, कि अगर खुद कोई एनिमल है एंड वो दूसरा कोई एनिमल को खा रहा है तो उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। तो एनीवे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैनिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ओके। तो इसको तो एकदम डायरेक्ट आप आंसर करोगे, जो एक्चुअली मेरा पोस्ट है ऑडिटर। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विच इज ऑडिटर, ठीक है। कंट्रोलर, सुपरवाइजर, ऑफिसर, ये एक एक अलग अलग पोस्ट है हर कोई ऑफिस का, बट जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है अकाउंट्स का उसको ऑडिटर बोलते हैं, ओके। तो विदाउट एनी डाउट वी चूज ऑप्शन नंबर 3, ऑडिटर, ओके। नेक्स्ट, अ प्लीजेंट सॉन्ग सांग टू सेंड चिल्ड्रेन टू स्लीप, मतलब कुछ एक सुंदर सा गाना जो गा के बच्चों को सुला रहा है, ठीक है। ये तो जिसको हिंदी में बोलते हैं लोरी, है ना। लोरी गा के माँ अपने बच्चे को सुलाता है, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश वन वर्ड है वो हम देख लेंगे, पहले एक एक करके वर्ड्स देख लेते हैं। पहले क्या है, टीटू टॉलर। अच्छा, पहले तो इसका जो स्पेलिंग है वो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें टी, ई एंड ओ ये सबका ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। टी टो टॉलर मतलब जो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ठीक है। नॉन ड्रिंकर जो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि टीटू टॉलर का ऑपोजिट क्या होता है। इसका एक ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ललाबाई। ललाबाई का मीनिंग ही होता है अ प्लेजेंट सॉन्ग सांग टू सेल चिल्ड्रेन टू स्लीप, जो कि है हिंदी में लोरी, ओके। अ क्वाइट जेंटल सॉन्ग, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब सी देख लेते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट भी एक बहुत कॉमन वर्ड है एसएससी के एस्पेक्ट से। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। अ पर्सन हु स्पेंड्स money in an extravagant way, ठीक है। जो इरेस्पॉन्सिबली खर्च करता है, जिसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं लगता है, कोई हिसाब नहीं रखता है, जितना आ रहा है उतना खर्च कर रहा है। तो अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी इन एन एक्स्ट्रावैगेंट वे इज कॉल्ड स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका कुछ अच्छा सिनोनिम्स है, वो एक तो एक्स्ट्रावैगेंट हो गया, और हम बोल सकते हैं प्रॉफ्लिगेट, ठीक है। एक है प्रॉफ्लिगेट और एक है प्रोडिगल। स्क्वांडरिंग भी बोलते हैं इसको, स्क्वांडर। अब इसका भी ऑपोजिट मुझे कमेंट करके बताइए, इसका भी जो एंटोनिम है, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट का एंटोनिम भी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज ट्रेटर। ट्रेटर मतलब हु बिट्रेज, ओके। जो बिट्रे करता है किसी को उसको हम ट्रेटर बोलते हैं। जैसे कि अ पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग सच एज अ फ्रेंड, कॉज और प्रिंसिपल, ओके। हु बिट्रेज समवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चारों का चारों ऑप्शन। हमारा जो आंसर है वो है लालाबाई, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज ग्रीनरी। ग्रीनरी इज नथिंग बट वेजिटेशन, ओके, वेजिटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रैनरी। यही है, यहाँ पे ग्रेन्स स्टोर रहता है, ग्रेन स्टोर रहता है यहाँ पे। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड इज कॉल्ड ग्रैनरी। ग्रेट क्या होता है, ग्रेट करके ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई कुकिंग चल रहा है तो हम कोई भी वेजिटेबल हो उसको ग्रेट करके ग्रेटर में ग्रेट करके देते हैं। ग्रेटर में एक वेजिटेबल को ग्रेट करके स्मॉल श्रेड के रूप में वो मिलता है, छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में मिलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट। और एक है ग्रैंड स्टैंड। ग्रैंड स्टैंड क्या होता है कि रेस कोर्स में जो खड़े होके जो देखने की जगह है, रेस कोर्स या स्पोर्ट्स ग्राउंड, किसी भी जगह पे स्पेक्टेटर के लिए खड़े होकर जो देखने की जगह होता है, एक मेन स्टैंड होता है, उसको हम ग्रैंड स्टैंड बोलते हैं। ग्रैंड स्टैंड मतलब क्या हो गया, द मेन स्टैंड यूजुअली रूफ्ड
commanding the best view for spectators at race courses और स्पोर्ट ग्राउंड्स। ओके, तो ये हो गया ग्रैंड स्टैंड। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओके, ग्रैनरी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज एन इरेजिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील। स्टील मतलब क्या? चोरी करना, ठीक है, जो खुद को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना उसको चोरी करने का एक अर्ज है, वो खुद को रोक नहीं सकता चोरी करने से। ओके, उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक, अ पर्सन हु हैज एन इरेसिस्टिबल पल्स टू स्टील। अब आते हैं एक एक करके ऑप्शंस में। फर्स्ट है पायरोमैनिया। पायरो मीन्स क्या? पायरो मीन्स है फायर। ओके, पायरोमैनिया मतलब एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। ओके, चीज में आग लगाने के लिए एक ऑब्सेशन, चीजों में, सब चीजों में वो आग लगा देंगे, एक ऑब्सेशन, एक ऑब्सेसिव डिजायर, इसको बोलते हैं पायरोमैनिया। डिप्सोमैनिया होता है एक ड्रंकर्ड को डिप्सोमैनिया बोलते हैं, मतलब जो खुद को अल्कोहल कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता, टोटली अल्कोहलिक। ओके, नेक्स्ट आता है मेगालोमैनियक। मेगालोमैनियक मतलब जो पावर का भूखा होता है, मतलब उनको पावर चाहिए, पावर का जो भूखा होता है। अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव डिजायर, ऐसे मैं लिख रही हूं, फॉर पावर, पावर के लिए अंधा एकदम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेगालोमैनियक। तो पायरोमैनिया इज रिलेटेड टू फायर, डिप्सोमैनिया इज रिलेटेड टू अल्कोहल, मेगालोमैनिया इज रिलेटेड टू पावर एंड क्लेप्टोमैनियक इज रिलेटेड टू स्टील। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, शी डिडंट सीम लाइक द मेंटली इल काइंड। मेंटली इल, ओके, अब मेंटली इल क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शंस जो है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब आपने कुछ डेट लिया है, कुछ पैसा लिया है, बट उसको आप रीपे नहीं कर पाए, ड्यू रह गया। ओके, तो इंसॉल्वेंट इज वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट। ओके, वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट इज इंसॉल्वेंट। henpeck means who is controlled by his wife, who is controlled by his wife। इसको हिंदी में शायद बोलते हैं जोरू का गुलाम। ओके, जोरू का गुलाम, जो कि अपने वाइफ की तरह कंट्रोल्ड है। ओके, इसको बोलते हैं हेनपेक। अब उसके बाद आता है लूनाटिक। लूनाटिक मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ओके, जो मेंटली इल है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, एंड लास्ट आता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको आप टैम्पर नहीं कर सकते, विच इज अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू। ओके, मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपने कोई भी वर्ड आपको पता नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा आपको मिल रहा है कि जो आपको पता नहीं है, आपको जरूर वो नोट डाउन करना है, नहीं तो ये सेशन अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सेशन से आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद जाके वो भूल जाओगे, तो इसलिए नोट डाउन करना जरूरी है। एनीवे, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नॉट येट फॉरगॉटन द फर्स्ट प्लेस वेयर बीज आर केप्ट दैट आई सॉ। तो बीज कहाँ पे रहता है? बीज को कहाँ रखा जाता है? बीज को रखा जाता है एपियरी में। कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स इज कॉल्ड एपियरी। ओके, यहाँ पे बीज को रखा जाता है। एक्वेरियम तो आपको पता ही है, जहाँ पे फिश रखा जाता है, ठीक है। एरिना क्या है? शायद एरिना आपको पता नहीं है। एरिना क्या है कि आप प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। ओके, A place or scene of activity, debate और conflict is called arena. Last one है arsenal. Arsenal मैंने लास्ट एक क्लास में आपको पढ़ाया था। Arsenal क्या है? A collection of weapons and military equipment. अच्छा, आपको पता है ना, जो इक्विपमेंट है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इक्विपमेंट्स,
ये नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इक्विपमेंट। ओके, जैसे कि लगेज नहीं होता है, ओके, फर्नीचर नहीं होता है, ऐसे करके इक्विपमेंट का भी इक्विपमेंट्स नहीं होता है, याद रखना। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एपियरी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, जहाँ पे प्लांट्स रखा जाता है, ग्रो किया जाता है फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए, उसको क्या कहते हैं? अब सबको पता है, देखिए कितना करेक्ट परसेंटेज है, 93% होना भी चाहिए, उसको नर्सरी कहते हैं। हमको एकदम बचपन से पता है, नर्सरी को हम जाते थे प्लांट्स अगर हमें खरीदना होता है तो, ठीक है। तो अच्छा देख लेना कि नर्सरी में ई है, हाँ ये आपको प्रैक्टिस करना है, नर्सरी में ई है। गार्डन पता है, यर्ड पता है, एवियरी तो अभी अभी पढ़ा, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स, जहाँ पे बीज को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं एवियरी। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। अब आपको बताया था कि जब भी कोई मेनी आएगा तभी एक पॉली आएगा, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस पॉली से ही है, ठीक है। पॉलीग्लॉट मतलब जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ओके, पॉलीग्लॉट जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। पॉलीगैमी, गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, तो अगर एक से ज्यादा वाइफ और हस्बैंड है जो कि लीगली अनएक्सेप्टेबल है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। एक से ज्यादा अगर किसी ने मैरिज किया, एक से ज्यादा हस्बैंड और एक से ज्यादा वाइफ है तो। पॉलीगन तो आपको पता ही है, क्या ही बोले। पॉलीथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट इज द वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। अगर बहुत सारे भगवान में आप बिलीव करते हो तो उसको पॉलीथेइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लेवल 2 का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो अभी लेवल 2 का क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डिलेज और पुट्स थिंग्स ऑफ लाइक वर्क, कोड्स और अदर एक्शंस। अच्छा, ये वर्क के साथ एस नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके साथ हम क्या एस यूज नहीं करते, ऐसे प्लूरल फॉर्म के लिए एस यूज नहीं करते, एंड ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है एज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, याद रहेगा। देखिए, पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, ओके, इट मीन्स पोस्टपोन। पुट ऑफ इज पोस्टपोन, ठीक है। द पर्सन हु डिलेज और पुट्स थिंग्स ऑफ लाइक कोर्स और अदर एक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग क्या है? बोलते हैं ना कि वो बहुत डिलीजेंटली काम करता है। डिलीजेंटली काम करता है मतलब वो डिवोट है अपना काम को लेकर, ठीक है। वन हु इज हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसंट्रेशननेस इन वन्स वर्क और ड्यूटीज, उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वन हु इज हैविंग, और मैं लिख रही हूँ मेरे लिए नहीं, ठीक है, आपके लिए लिख रही हूँ। मैं लिख लूंगी तो मेरा प्रैक्टिस होगा, बट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप सिर्फ देखेंगे, तो मेरा प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस आपको ही करना है। इन one's work and duties, okay, one who is having or showing care and conscientiousness in one's work or duties, इसको हम बोलते हैं diligent। प्रोक्रेस्टिनेटर, प्रोक्रेस्टिनेट और प्रोक्रेस्टिनेटर मीन्स जो काम को सिर्फ मतलब पोस्टपोन करता रहता है, जो डिले करता रहता है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी इज परसिवियर। पहले तो परसिवियर का सभी ई है, यह याद रखना है। परसिवियर सभी ई है, सिर्फ ई है, कोई ए नहीं। नेक्स्ट, अगर आप एसएससी इनसाइट चैनल पे जाते हैं तो उसका जो कवर फोटो है वहां पे लिखा है कि परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। ओके, तो परसिवरेंस और परसिवियर का मतलब क्या होता है? परसिवियर कौन है? Who continues in a course of action even in the face of difficulty or with little or no indication of success। मतलब जो अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्पाइट उनको बहुत सारा डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है और
उनको कोई आशा ही नहीं है उनका सक्सेस पाने की, फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं कोई परसिवियर। जो परसिवियर है वो ऐसा ही करते हैं कि जो भी हो जाए, जितना भी डिफिकल्टी आ जाए, जितना भी कम होप रहे, मुझे मेरा काम कंटिन्यू करते रहना है, मतलब मुझे पढ़ाई करते रहना है। जितना भी मुझे नेगेटिविटी फेस करना पड़े, जितना भी डिफिकल्टी फेस करना पड़े प्रिपरेशन के लिए, मैं तो ये क्रैक करके रहूंगी। मुझे मेरा जो कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज मेरा जो पढ़ाई है, वो कंटिन्यू करते रहना है। तो दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस एंड आई होप कि आपके अंदर वो परसिवरेंस है, आप परसिवियर हो, जिसके लिए आप एक ना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो परसिवियर तो होगा। अब आते हैं एसिडुअस। एसिडुअस का मीनिंग है वन इज शोइंग ग्रेट केयर और परसिवरेंस। ओके, अच्छा, परसिवियर में कोई ई नहीं है, बट परसिवरेंस में ए है। ओके, याद रहेगा। तो वन इज शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस इज कॉल्ड एसिडुअस। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर, जो पहले कभी नहीं किया और पहले आपको पता भी नहीं था। इसका मतलब है अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर, which you haven't done or known before is called unprecedented, पहले कभी नहीं आपने किया। ओके, इसके बाद आता है यूनैनिमस। ओके, यूनैनिमस मतलब फुल्ली इन द एग्रीमेंट। अगर ऐसा कोई मीटिंग चल रहा है, ठीक है, एंड वहां पे कोई डिसीजन लिया गया है, जो सभी जो मीटिंग में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है, सभी लोग सहमत है एक डिसीजन से, तो उसको बोलते हैं यूनैनिमसली उसको डिसीजन लिया गया है। यूनैनिमसली डिसीजन लिया गया है कि कोई भी वो डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं है, सभी लोग उससे सहमत है, उसको बोलते हैं यूनैनिमसली वो डिसीजन लिया गया है। तो यूनैनिमस मतलब फुल्ली इन द एग्रीमेंट। ओके, अब आता है अनकंडीशन। अनकंडीशन मतलब जिसका कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं दिया गया है, नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशंस और टू एन एंटीसीडेंट कंडीशंस। ओके, एंड अनकनी मतलब जो कि स्ट्रेंज है। ओके, जो कि स्ट्रेंज है, मिस्टीरियस है, इसको हम बोलते हैं अनकैनी, अजीब सा। ओके, जो आपको अजीब लगे उसको आप अनकैनी बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग और शोइंग केयर एंड फोरथॉट इज कॉल्ड क्या? इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल रेफर करता है कि जो अपने फ्यूचर के लेके अभी से ही सोच रहा है। वन हु इज शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड प्रूडेंशियल। ओके, ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर है, जो कि करेक्ट भी है, आंसर यही है। ओके, एग्रीवेटेड मतलब क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर खराब है उसको और खराब करना बोलता है एग्रीवेट करना, सिचुएशन को एग्रीवेट करना। ठीक है, टू मेक वर्स मोर सीरियस और सिवियर। ओके, टू मेक वर्स मोर सीरियस और सिवियर इज कॉल्ड एग्रीवेटेड। ओके, इसके बाद आता है ब्राजन। हो सकता है कि ब्राजन वर्ड, ये वर्ड आपको पता नहीं है, बट ये वर्ड एसएससी में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ब्राजन मतलब होता है बोल्ड एंड विदाउट शेम, शेमलेस। ओके, बोल्ड एंड विदाउट शेम इज कॉल्ड ब्राजन। एंड डिसीटफुल क्या है? जो कि डिसऑनेस्ट है, जो डिसीट करता है, जो डिसऑनेस्ट है, गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग डिसीट, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स। मैं जल्दी में लिख रही हूं, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से देखकर ही नोट करना होगा। गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग डिसीट, डिसीविंग और मिसलीडिंग अदर्स, हु इज डिसऑनेस्ट, हु इज अनट्रूथफुल इज कॉल्ड डिसीटफुल। ओके, एनीवे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। इसका मैं डायरेक्ट आंसर दूंगी क्योंकि ये मैंने इतनी बार पढ़ा था मेरे प्रिपरेशन के टाइम में। ये एसपी बख्शी का सेकंड पेज में है। एसपी बख्शी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसका सेकंड पेज में ये है कॉनर्स डोर। ठीक है, तो कॉनर्स डोर मतलब
critical judge of any art on craft। connoisseur का जो स्पेलिंग है जरूर जरूर अब भी लिखना है, ठीक है, अब भी आप लिखो अपने कॉपी में। क्या है? CONNISSEUR। मैंने भी लिखा है, आप भी लिखो, अब भी। ओके, connoisseur मतलब कि a person who has a great deal of knowledge about fine arts, cuisines or an expert judge in matter of taste। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, इसको बोलते हैं connoisseur। अब अलग अलग जो भी ऑप्शन है वो देखना है। कॉमरेड, कॉमरेड मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर। ओके, अ कॉलीग और अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉमरेड। क्यूरेटर तो आई थिंक आपको पता है, इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ओके, इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ये म्यूजियम में भी आप लोग गलत करते हो, ठीक है, देखिए म्यूजियम, ये स्पेलिंग याद रखना, म्यूजियम। ओके, क्रूसेडर क्या है? क्रूसेडर एक्चुअली कैंपेनर को क्रूसेडर बोलते हैं। अ पर्सन हु कैंपेन्स विगोरसली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस लाइक अ पॉलिटिकल पर्पस, अ सोशल और अ रिलीजियस चेंज। कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आप बहुत कैंपेन कर रहे हो, मतलब विगोरसली अगर कैंपेन करते हो, तो उसके बोलते हैं क्रूसेडर और कैंपेनर भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा चारों वर्ड का मीनिंग हमें पता चल गया। तो अब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन वॉज इन द एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ ट्रीज बट हर। अब ऑप्शंस क्या है? मॉर्ग, ऑर्चर्ड, रिजर्वर, स्कैलरी। एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ ट्रीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। तो देखिए मॉर्ग मतलब क्या है? जहां पे डेड बॉडीज रहते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, वेयर bodies are kept for identification। ओके, इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉर्ग। ओके, ऑर्चर्ड जो यहाँ पे दिया गया है, एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज को बोलते हैं ऑर्चर्ड। रिजर्वर क्या होता है? लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक used as a source of water supply is called reservoir। ओके, एंड स्कैलरी क्या है? स्कैलरी है जहां पे हमारा जो बर्तन वगैरह है वो धोने के लिए एक जगह है, उसको हम स्कैलरी बोलते हैं, जो वॉश बेसिन टाइप का जो है, और अगर कोई पर्टिकुलर जगह है। ओके, अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस और अदर डर्टी हाउसहोल्ड वर्क। ओके, तो इसको बोलते हैं स्कैलरी। तो हमारा जो आंसर है वो तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। ये सभी को पता है ना? कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चार ऑप्शन ही इससे रिलेटेड है, स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेशल ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज क्या होता है? पीडियाट्रिशियन होता है ना। पीडियाट्रिशियन को हम ऐसे बोलते हैं कि चिल्ड्रन के अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी बीमारी हुआ है, तो हम बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास लेके चलते हैं। पैथोलॉजिस्ट कौन है? जो भी ब्लड सैंपल्स होते हैं जिसको एग्जामिन करके हमें रिपोर्ट मिलता है। कोई भी क्लिनिक वगैरह में जाके अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो भी रिपोर्ट आता है, जो एग्जामिन करके वो रिपोर्ट देते हैं, उनको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना पैथोलॉजी लैब, ऐसे बोलते हैं ना पैथोलॉजी लैब। तो वहां पे पैथोलॉजिस्ट रहते हैं जो वो एग्जामिन करते हैं हमारे सैंपल्स। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? हार्ट डिजीज के लिए जो स्पेशलिस्ट है उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड लास्ट गायनिकोलॉजिस्ट। पहले तो गायनिकोलॉजिस्ट का ये जो पोर्शन है NAECO, इस पोर्शन में आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो गायनिकोलॉजिस्ट का भी स्पेलिंग आपको अभी लिख के प्रैक्टिस करना है। गायनिकोलॉजिस्ट क्या है? गायनिकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल हेल्थ। ओके, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स मतलब जो गलती कर ही नहीं सकता, मतलब उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकता। इसका वन और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब इतना कम अमाउंट और ऐसा कुछ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, उसको हम नेग्लिजिबल बोलते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर टू स्मॉल है और अमाउंट टू बी ऑफ तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल। ओके, इसके बाद आता है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब जो कि कभी गलती नहीं कर सकता। नेवर रॉन्ग, फेलिंग और मेकिंग एनी मिस्टेक इज कॉल्ड इनफॉलिबल। नेवर रॉन्ग, ओके,
तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जो होके रहेगा, जो आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, जो सर्टेन टू हैपन है, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। ओके, अनअवॉइडेबल है, अनेबल टू बी अवॉइडेड। अब लास्ट है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी का है एंड आपका एज 33 है, तो क्या आप सीजीएल का एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका एज क्रॉस हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या, आप इनएलिजिबल हो गए। इनएलिजिबल किस बेसिस पे हो गए कि सीजीएल का जो एज का जो रूल है उससे आपका एज बढ़ चुका है, इसलिए आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉट अलाउड टू डू और हैव समथिंग अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर रूल्स इज कॉल्ड इनएलिजिबल, दैट मीन्स नॉट एलिजिबल। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a small compartment in an aircraft for the pilot. ओके, आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट और पायलट। एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो गए एंड ये स्किप कर दिया जाके। आपको तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप उसके लिए ही पढ़ रहे हो। एक कंपार्टमेंट रहता है, वहां पे पायलट रहते हैं एंड उसको मशीनरीज वहां पे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉकपिट। नेक्स्ट है फ्यूजलेज। फ्यूजलेज मतलब द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। फ्यूजलेज मतलब ये जो जी है ये ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होगा, ओके, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फ्यूजलेज मतलब द मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड फ्यूजलेज। चैसिस, चैसिस आई थिंक आपको पता होगा। चैसिस एक व्हीकल का एक फ्रेम है, जो फ्रेम है मेन, उसको चैसिस बोलते हैं। द फ्रेम ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, यूजुअली इट इंक्लूड्स द व्हील्स, इंजिन्स एटसेट्रा। ओके, तो इसको बोलते हैं चैसिस। एंड कैनोपी, कैनोपी क्या है? कैनोपी एक, अगर कोई भी सीट के ऊपर अगर कोई शेल्टर है, ओके, इसको मैं लिखती हूं, अ कवर फिक्स्ड ओवर अ सीट, ओके, फॉर शेल्टर और डेकोरेशन, it can be of any reason. Okay, a cover fixed over a seat for shelter or decoration is called canopy. Okay, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर दूंगी एंड वो डायरेक्ट आंसर क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, ये भी रिलेटेड टू स्टडी, लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी, ओके, लॉजी। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। आई थिंक कोरियोग्राफी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कैलीग्राफी भी शायद आपको पता होगा। डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वन हु कैन इजिली बी डिसीव्ड और चीटेड। जिसको इजीली चीट किया जा सकता है, जिसको इजीली उसका विश्वास जीता जा सकता है, उसको हम बोलते हैं गलेबल। ओके, गलेबल कौन है? हु कैन बी इजीली डिसीव्ड और हु कैन बी इजीली ट्रिक्ड, जो बहुत जल्दी जल्दी सबको विश्वास कर लेता है, हु इज वेरी विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल से, इज कॉल्ड गलेबल। ओके, उसके बाद आता है प्रूडेंट। अभी प्रूडेंशियल पढ़ा था हमने, ओके। तो प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या है? जो कि बहुत केयरफुल है, ओके। तो जो केयरफुल है वो तो आगे आने वाला फ्यूचर में जो भी रिस्क है वो अवॉइड कर सकता है, ओके। तो केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क्स, ओके, इज कॉल्ड प्रूडेंट। अब मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब नॉट लार्ज इन साइज और अमाउंट और नॉट एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव। और वेटेरन, लास्ट ऑप्शन वेटेरन तो आपको पता ही है। वेटेरन मतलब क्या है? कि जिनका एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अ पर्सन हु हैज हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड वेटरन, ओके। जिनका एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, उनको बोलते हैं वेटरन, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गलेबल इज द करेक्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं लेवल 3 पे, ओके। लेवल 3 का क्वेश्चन हम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन एन एक्टिविटी स्पेशली ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग। जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है मोस्टली हो सकता है कि आपको मीनिंग पता नहीं है, इसलिए इसका जो परसेंटेज है वो बहुत गिर गया है। बट आई हैव एन इशू, अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंडल्जेंस इन एन एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंडल्ज हो चुके हो, दैट इज स्पेशली इन ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल और ईटिंग। ओके, इसका जो मीनिंग है ये है बिंज। ओके, आजकल तो ट्रेंड है बिंज वॉच। ओके, तो बिंज वॉच करने में लोग पीछे नहीं हटते, वो तो कर लेते हैं, बट आंसर करने के टाइम ये हालत होता है, तो ये नहीं होना है। ओके, तो बिंज वॉच जो यूज करते हैं नेटफ्लिक्स के लिए मेनली। ओके, तो बिंज वॉच से आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, बिंज वॉच में क्या करते हैं, एक ही अगर कोई सीरीज है, वेब सीरीज है, उसका सभी एपिसोड एक ही एट अ स्ट्रेच वो कवर कर लेता है, पूरा एक ही बार में देख लेता है, जितना 8 आवर्स 9 आवर्स का एक वेब सीरीज एक बार में देख लेता है, तो उसको बिंज वॉच ऐसे बोलते हैं। तो ये भी सेम ही चीज है, एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन एन एक्टिविटी हो गया है ना। तो पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन एन एक्टिविटी स्पेशली ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग इज कॉल्ड बिंज। अब ये जो एब्सटेन है, एब्सटेन एंड फोरबियर, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स है। तो एब्सटेन मतलब कि रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, एब्सटेन मतलब क्या है, रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। खुद को रोकना एक्चुअली। तो फोरबियर का भी सेम ही मीनिंग है, ठीक है, फोरबियर मीन्स भी वही है, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और यूजिंग समथिंग। तो ये तो सिमिलर मीनिंग हो गया, सिनोनिम्स हो गया। फैमिश, अब ये फैमिश का मतलब क्या है, टू बी एक्सट्रीमली हंग्री। ओके, टू बी एक्सट्रीमली हंग्री इज कॉल्ड फैमिश। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, बिंज। नेक्स्ट, having or showing great knowledge or learning। okay, having or showing great knowledge or learning। अब हमारे जो ऑप्शंस है वो देखते हैं, बेनाइटेड, एरोडाइट, इग्नोरमस एंड लोब्रो। बेनाइटेड मतलब क्या है कि इग्नोरेंट। अभी आप हमने पढ़ा ना, इग्नोरेंट क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपका नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो इग्नोरेंट बोलते हैं। तो बेनाइटेड मतलब कि इन अ स्टेट ऑफ पिटीफुल और कंटेम्प्टेबल इंटेलेक्चुअल और मॉरल इग्नोरेंस। दैट इज, अगर आप सिनोनिम्स बताए तो वो होता है इग्नोरेंट। इन अ स्टेट ऑफ पिटीफुल और कंटेम्प्टेबल इंटेलेक्चुअल एंड और मॉरल ignorance। ओके, दिस इज कॉल्ड बेनाइटेड। एरुडाइट मतलब जो गिवन है वही एरुडाइट है। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग इज कॉल्ड एरुडाइट। ओके, इग्नोरमस मतलब सेम ही हुआ, वो जो एक इग्नोरेंट और स्टूपिड पर्सन है। ओके, ये हो गया ए, इग्नोरेंट और स्टूपिड पर्सन इज कॉल्ड इग्नोरमस। ओके, एंड लोब्रो, लोब्रो मतलब एक ही टाइप का है, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड। ओके, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड इज कॉल्ड लोब्रो। ओके, सो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरुडाइट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। एट द एंड ऑफ अ प्ले अगर है तो वो होता है एपीलॉग। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले होता तब क्या होता, प्रोलॉग। ठीक है, तो अगर अ सेक्शन ऑफ स्पीच है एट द एंड ऑफ एनी बुक और प्ले दैट सर्व्स एज अ कमेंट ऑन और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, वो रहता है ना, एक बुक के लास्ट पेज में कुछ रहता है और प्ले के बाद में कुछ ऐसे एक कमेंट होता है कि जो भी प्ले में जो भी किया गया है उसके बारे में एक कमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एपीलॉग। अगर वो पहले किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग। ओके, बुक में मेन चीज स्टार्ट होने से पहले एक पेज रहता है, वही होता है प्रोलॉग। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट नंबर जो है यूलॉजी।
यूलॉजी मतलब क्या है कि एक अगर किसी का मृत्यु हो गया है तो उनके बारे में कुछ अगर अच्छा स्पीच दिया जाए और कुछ अच्छा राइट किया जाए, जहाँ पे उनका प्रशंसा किया गया है, जहाँ पे उनका बारे में अच्छे अच्छे बोला गया है, इसको बोलते हैं यूलॉजी। यूलॉजी मीन्स अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग, ओके, और अ पीस ऑफ राइटिंग that praises someone or something highly, especially a tribute to someone who has just died is called यूलॉजी। और कोरस तो होता ही है, अब तो पता ही होगा कि अगर सब लोग एक साथ मिलके अगर गाना गा रहे, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स एक साथ मिलकर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कोरस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, ओके। टू मेडिएट, इसका आप इंटरफेयर के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरफेयर कब होता है? जब आप किसी को चाहते नहीं हो कि वो बीच में बोले, अगर तब कोई बोल रहा है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं कि हमारे बातों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है ये बंदा, ठीक है। तो अगर टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ सिचुएशन व्हेन योर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट वांटेड, ओके, यू आर नॉट वांटेड इन दिस इन्वॉल्वमेंट, देन इट विल बी कॉल्ड इंटरफेयर। बट अगर कुछ सॉल्व करने के लिए, कोई डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अगर कोई मेडिएट कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरसीड, ओके। टू यूज योर इन्फ्लुएंस टू परसुएड समवन in authority to forgive another person or save another person from punishment, to mediate between two parties in a dispute is called intercede। इंटरेक्शन करना, डायलॉग तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज अ सिटी विच इज मल्टीकल्चरल। अ सिटी विच इज मल्टीकल्चरल मीन्स वहां पे बहुत जगह के लोग वहां पे रहते हैं। दैट मीन्स द सिटी इंक्लूड्स मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड विच इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन, ओके। कॉस्मोपॉलिटन क्या बोलते हैं? जहां पे पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज रहते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी। एंड अगर मेनी डिफरेंट कंट्रीज से लोग रह रहे हैं तो वो सिटी भी तो वहां का डिफरेंट कल्चर से ही बना होगा ना, दैट इज व्हाई इट इज मल्टीकल्चरल, ओके। तो सिटी विच इज कॉल्ड मल्टीकल्चरल इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। मेट्रो, अर्बन, ग्लोबल तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Traveling under a name other than one's own. Options are incognito, incredible, invisible, impromptu. तो देखिए, पहला है incognito। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि traveling under a name other than one's own, खुद का नाम नहीं लेके किसी और का नाम से वो ट्रैवल कर रहा है, ओके। ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इनकॉग्निटो, ये ऑप्शन शायद आपने सुना होगा। कहाँ पे सुना होगा? गूगल में। गूगल क्रोम में हम लोग क्या करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं, वहां पे नीचे एक ऑप्शन रहता है इनकॉग्निटो मोड का, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि इनकॉग्निटो मोड में आप जो भी ब्राउज करेंगे, मतलब जो भी सर्च करेंगे गूगल में, वो आपके गूगल आईडी का सर्च हिस्ट्री में नहीं दिखाता है। जो भी सर्च किया उसका कुछ प्रूफ नहीं रहा, आप खुद को हिडन रख के वो सर्च किया है। एंड जब भी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे ब्राउज हिस्ट्री में आए या वॉच हिस्ट्री में आए, तो हम इनकॉग्निटो मोड ऑन करके करते हैं। तो ये वही है, इनकॉग्निटो मतलब ही होता है खुद का आइडेंटिटी नहीं, कोई एक एज्यूम्ड आइडेंटिटी लेकर लिविंग और ट्रैवलिंग करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। आपने सुना होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल मतलब कि जो कि नॉट क्रेडिबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, मतलब बिलीव नहीं कर सकते, ओके। इम्पॉसिबल टू बिलीव इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, ओके। नेक्स्ट तो है इनविजिबल, मतलब जो विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ओके। अनेबल टू बी सीन, जो दिख नहीं रहा है, ओके, इनविजिबल। और एक है इम्प्रॉम्प्टू, ये वर्ड भी एसएससी का फेवरेट है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब
आपने ऐसा कुछ परफॉर्म किया है या कुछ स्पीच दिया है जो कि आपने आगे से तैयार नहीं किया था, अनप्लैंड था जो, ठीक है, विदाउट बीइंग प्लान्ड, ओके, विदाउट बीइंग प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड और रिहर्स्ड, बोलते हैं ना इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, मतलब आपने जो स्पीच दिया है वो आपने पहले से तैयार नहीं किया था, आपने एकदम डायरेक्ट जाके अनप्लान्ड अवस्था में ही आपने वो स्पीच डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो एनीवे हमारा जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनकॉग्निटो, ओके। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, दैट इज एक टाइम में एक ही इंसान के साथ शादी करना, ओके। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी, ओके। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा वाइफ होना और एक से ज्यादा हस्बैंड होना, पॉलीगैमी बोलते हैं। होमोगैमी क्या होता है कि सिमिलर सोशियोलॉजिकल और सिमिलर बैकग्राउंड में अगर शादी होता है, मतलब वो सिमिलर जेंडर हो सकता है, वो सिमिलर कास्ट हो सकता है, वो सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी जो सिमिलर है, ओके, उसको बोलते हैं होमोगैमी, ओके। और बाईगैमी मतलब एक शादी होने के बावजूद और एक शादी करना, ओके, दो वाइफ और दो हस्बैंड अगर रहता है तो उसको बाईगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोनोगैमी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, एक आदमी को और एक इंसान को ऐसा कुछ चीज के लिए ब्लेम करना जो उन्होंने किया ही नहीं, किसी और ने किया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ओपोनेंट। ओपोनेंट तो हम कंपटीटर को बोलते हैं ना, कोई अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है, कोई गेम है या कोई कंटेस्ट है, कोई डिबेट है, तो यहाँ पे अगर हमारे ऑपोजिट में जो होते हैं, ऑपोजिशन में जो होता है, उनको हम ओपोनेंट बोलते हैं, सेम एज कंपटीटर, ओके। कंपटीटर भी सेम ही हुआ। और एनिमी तो हमारा क्या हुआ, शत्रु हो गया, ओके। तो ये सब तो नहीं होगा, इसलिए बचा एक ही ऑप्शन, वो है स्केपगोट। तो स्केपगोट ही बोलते हैं। स्केपगोट मतलब भी होता है कि आपने ऐसा कुछ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है जो आपने किया ही नहीं, किसी और ने किया है, बट आपको फ्रेम किया जा रहा है किसी और का रॉन्ग डूइंग्स के लिए, ओके। तो अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन इज कॉल्ड स्केपगोट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, दैट व्हिच इज नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब और वो किसी काम का नहीं रहा, एक चीज जो किसी काम का नहीं रहा उसको बोलते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या, विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, विच इज नो लॉन्गर नीडेड, ओके। नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल इज कॉल्ड रिडंडेंट, ओके। डोमिनेट मतलब कि जो डोमिनेट करता है ना, जो अपना पावर दिखा के, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके जो खुद को मतलब पावरफुल साबित करना चाहते हैं एंड दूसरों को डोमिनेट करते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, ओके। हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, ओके। एबंडेंट मतलब कि बहुत ज्यादा है मेरे पास। एग्जिस्टिंग इन लार्जर क्वांटिटीज, ओके। एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड एबंडेंट, बहुत ज्यादा, ओके। प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं, ओके, प्लेंटीफुल, ठीक है। और लास्ट वन है रिलैक्टेंट, मतलब आपको इच्छा नहीं है, ओके। रिलैक्टेंट मतलब आपको इच्छा नहीं है, आप अनविलिंग और हेजिटेंट, इसको बोलते हैं रिलैक्टेंट, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो है रिडंडेंट विच इज नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स। देखिए ये अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया है। स्टडीज क्या, इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में बता रहा है, ओके। तो देखिए सेफोलॉजिस्ट को छोड़ के हो सकता है कि आप इसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मैं छोड़ रही हूँ। अब रिव्यूअर, सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर, ये सब तो कॉमन वर्ड्स है, ये सब तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये तो कोई अननोन वर्ड्स नहीं है। रिव्यूअर, सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर, ये सब कॉमन वर्ड्स है, इसमें से सिर्फ एक ही अननोन वर्ड है, वो है सेफोलॉजिस्ट, एंड यही आंसर भी है, ठीक है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार पूछा गया है, मतलब ये सेफोलॉजिस्ट, ये वर्ड बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स इज कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट। इसका स्पेलिंग जो है वो भी लिख लेना। लास्ट क्लास में एक एस्पिरेंट मुझसे पूछ रहे थे कि स्पेलिंग का क्लास भी अलग से करवाना। देखिए स्पेलिंग का क्लास तो करवा ही सकते हैं,
ठीक है, स्पेलिंग का क्लास तो नहीं होगा। स्पेलिंग अगर करेंगे तो उसके साथ साथ उसका जो भी वर्ड्स है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट ये जो क्लासेस हम करते हैं, जो भी वर्ड आते हैं, वो हमेशा मैं आपको एम्फोसाइज करती हूँ कि ये वर्ड बार बार पूछा जाता है, इसका स्पेलिंग बार बार पूछा जाता है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे करके मैंने जो भी नजर में आता है मैं आपको बोलती रहती हूँ, ठीक है। तो अलग से हमें ऐसे वेट नहीं करना है कि जब स्पेलिंग का क्लास आएगा तब स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ एक साथ ही करना है, ठीक है। अगर आप ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर में अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जो आपको पता नहीं है तो उसका मीनिंग भी आपको जानना है, उसका स्पेलिंग भी आपको सीखना है। तो ऐसे करके सब कुछ मिला जुला के एक साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोकैब पढ़ रहे तो वोकैब भी पढ़ रहे और कुछ दिखना ही नहीं है। ग्रामर कर रहे तो ग्रामर का रूल्स ही कर रहे, कोई भी अगर अननोन वर्ड आ जाए तो उसको दिखना ही नहीं है, ओवरलुक करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जो भी यहाँ पे वर्ड्स आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं सब आपको बताते जाऊंगी। एंड मैं खुद आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ कि इसका स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो अलग से रखना नहीं है कि हाँ जब आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे, अभी से ही एक साथ ही सब कुछ करना है, ठीक है। एनीवे ऑप्शन नंबर ए सेफोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पे पी प्रोनाउंस नहीं होता, सेफोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स एंड द ऑर्डर इन विच दे हैपन, ओके। तो टाइम के ऑर्डर वाइज, मतलब जो भी डेट वाइज कुछ इवेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर कोई अरेंजमेंट करे तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी अदर वर्ड्स है, आर्कियोलॉजी, एक्सकैवेशन से रिलेटेड है ना, इकोलॉजी, हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, जियोलॉजी, ये सभी आपको पता है। सिर्फ क्रोनोलॉजी इसका आंसर है। मोस्टली स्टूडेंट को इसका मीनिंग पता होगा, बट अगर पता भी नहीं है फिर भी आर्कियोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी ये सब कॉमन वर्ड्स है, ये हम बचपन से ही सुनते हैं ऐसे टाइप का वर्ड्स, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी होगा इसका आंसर, जिसका मीनिंग यही है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स एंड द ऑर्डर इन विच दे हैपन, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ उनको दर्द हो रहा है या उनको खुशियां मिल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ही इज इनडिफरेंट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन इज कॉल्ड स्टोइक, ओके। स्टोइक, क्योंकि वाइज मतलब आपको पता है ज्ञानी, ब्रेव मतलब क्या, जिनका बहुत साहस है उनको हम ब्रेव बोलते हैं, हमारे सोल्जर्स, ठीक है। और टेम्परेट क्या है, टेम्परेट मतलब होता है माइल्ड, ओके, प्लीजेंट ऐसे बोलते हैं। और सेल्फ रेस्ट्रेन्ड, मतलब अगर क्लाइमेट के बारे में बताए टेम्परेट तो उसको हम बोलेंगे कि माइल्ड और प्लीजेंट वेदर, ओके, टेम्परेट। और अगर कोई किसी का नेचर के बारे में बता रहे हैं तो तब हम ऐसे बताएंगे कि सेल्फ रेस्ट्रेन्ड और showing moderation, okay. तो anyway first one is the correct answer, option number A, okay. Next, one who is difficult to please, मतलब उनको किसी भी तरीके से प्लीज नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है उनको प्लीज करना, मतलब उनको खुश करना, इज कॉल्ड क्या, फर्स्टिडियस, ओके। फेमिनिस्ट तो क्या ही बोले, इसका सभी को पता है फेमिनिस्ट क्या है, फेमिनिज्म क्या है, एंड उसको बहुत अच्छी तरीके से मिस इंटरप्रेट भी करते हैं सब लोग फेमिनिस्ट एंड फेमिनिज्म को लेकर। एनीवे ऑप्शन नंबर बी इज फर्स्टिडियस। फर्स्टिडियस मतलब वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है फैनेटिक। फैनेटिक मतलब कि हु इज रिलीजियसली एंथुसियास्टिक, ओके। मतलब बहुत, मतलब कुछ स्पेशली कोई पर्टिकुलर कॉज भी हो सकता है, बट स्पेशली रिलीजन की पर्पस में ही जो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ही मतलब काम करने वाला, एकदम इंथू लेकर, उनको बोलते हैं फैनेटिक, मतलब रिलीजियसली वो एंथुसियास्टिक है, ठीक है। एंड फैटलिस्ट मतलब क्या, कि जिनको मतलब सब भाग्य के ऊपर ही छोड़ देना है। वन हु बिलीव्स इन फेट, उनको लगता है कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, मतलब वो छोड़ देते हैं, अब इनएविटेबल, कुछ कर नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते, भाग्य में जो है वही होगा, आपके फेट में जो है, आपके भाग्य में जो लिखा गया है वही होगा, ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा जिनका बिलीफ है, उनको बोलते हैं फैटलिस्ट, ओके। फैटलिस्ट, फेट से फैटलिस्ट, याद रखना, ठीक है। तो जो भी वर्ड आपको लगता है कि आप को मालूम नहीं है तो वो आपको नोट डाउन करना है, ओके। चलो नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। अब जब ये लास्ट में सॉलिड स्नो आ ही गया तब किस बात का कंफ्यूजन रह गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट हम इग्लू में टिक कर देंगे।
इग्लू तो हमने बचपन से पढ़ा है, इग्लू क्या होता है, ठीक है। तो डोम शेप का एक होता है, ऐसे ओवल शेप का होता है, ऐसे करके। एंड वो ब्लॉक्स जो है वो स्नो का ब्लॉक्स होता है, वो भी हमें पता है ना, ऐसे स्नो का ब्लॉक्स होता है। हमारा इग्लू हो गया। हार्ट तो आपको पता है, हार्ट क्या होता है। विगवैम, विगवैम क्या है? विगवैम भी एक तरह का वही है, मतलब होम ही है, एक नेटिव अमेरिकन हैबिटेशन है। मतलब ये क्या है ना, ये ना एक्चुअली कंटिनेंट वाइज एक एक टाइप को, एक एक मतलब ऐसे डोम शेप्ड शेल्टर को एक कंटिनेंट वाइज ऐसे ऐसे बोलते हैं, एक एक जगह पे एक एक नाम है, ठीक है। तो विगवैम हो गया अमेरिकन इनहेबिटेशन, और ये चैलेट हो गया आपका अल्पाइन स्टाइल इनहेबिटेशन, ठीक है। एक अल्पाइन स्टाइल वुडन बिल्डिंग को चैलेट बोलते हैं, अल्पाइन स्टाइल वुडन बिल्डिंग, इसको चैलेट बोलते हैं, ठीक है। और इधर वो विगवैम, विगवैम को बोलते हैं जो एक नेटिव अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन हैबिटेशन, ओके। तो चलो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत डिफिकल्ट है समझना और पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्रीहेंसिबल, ओके। जो कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, जो कंप्रीहेंसिबल नहीं है वो है इनकम्प्रीहेंसिबल। इसलिए क्या करते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है ना हमारा, रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो मतलब क्या, रीड करके कंप्रीहेंड करना पड़ता है। कंप्रीहेंड मतलब जो भी पैरा में लिखा है, जो पैराग्राफ में लिखा है, उसको समझ के हमें उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है, ठीक है। तो वही होता है कंप्रीहेंड, मतलब हमें समझना है। तो जो नहीं समझ सकते वो है इनकम्प्रीहेंसिबल, ओके ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इनऑडिबल, मतलब जो ऑडिबल नहीं है, जो हम सुन नहीं पा रहे हैं। अनएबल टू बी हियर्ड, ओके। जैसे कि इनविजिबल, अनएबल टू बी सीन, इनऑडिबल, अनएबल टू बी हियर्ड। इनकॉम्पिटेबल, इनकॉम्पिटेबल मतलब अगर दो चीज के बारे में हम बताएं कि दो चीज इतना अलग है उनका नेचर कि वो एक साथ नहीं रह सकते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ स्टेइंग टुगेदर, दे आर सो डिफरेंट इन नेचर एज टू बी इनकेपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग, मतलब वो एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेबल। और इनएविटेबल तो अभी अभी बताया वो फर्टाइलिस्ट के बारे में। इनएविटेबल मतलब जो आप होके रहेगा, सर्टेन टू हैपन एंड अवॉइडेबल, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो तो होके ही रहेगा, वो होना ही है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक है। तो एनीवे फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ओके। नेक्स्ट हम लोग लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे, ओके। 10 क्वेश्चन हमने लेवल 2 से कर लिया, अब लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज दैट कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू डाई। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है वो देख लेंगे, स्पोराडिक, पेस्टिलेंस, कॉन्जेनिटल एंड बैरिएट्रिक्स। जो ऑप्शन है एंड जो परसेंटेज का हालत है उससे ही पता चल रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल कितना हार्ड है, ठीक है। एनीवे, तो एक एक करके जो ऑप्शन है वो देख लेंगे। पहले आया स्पोराडिक। स्पोराडिक का मीनिंग क्या है? अगर कोई चीज घट रहा है, कोई इवेंट घट रहा है बट वो इरेगुलर इंटरवल में घट रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पोराडिक। फर्स्ट वन इज स्पोराडिक। स्पोराडिक मीन्स ऑकरिंग at irregular intervals or only in a few places, scattered or isolated, okay। नेक्स्ट आ गया पेस्टुलेंस। पेस्टुलेंस मतलब ही ये है कि अ फाटल एपिडेमिक डिजीज, ओके। अब फाटल एपिडेमिक डिजीज को बोलते हैं पेस्टिलेंस, ओके। नेक्स्ट आता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब ऐसा कुछ डिजीज और ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी जो एकदम जन्म से है, ओके, जन्म से वो प्रेजेंट है शरीर में, उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल, ओके। ये मैं रिमूव कर रही हूँ, जो भी लिखना है आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सी होगा कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब इट्स अबाउट अ डिजीज और अ फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी और एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ।
एंड नेक्स्ट बेरियाट्रिक्स। आई थिंक बेरियाट्रिक्स ये वर्ड आपने सुना होगा, बेरियाट्रिक सर्जरी ऐसे बोलते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाए तो एक बेरियाट्रिक एक डिपार्टमेंट रहता है, तो ये डील करता है ओबेसिटी के साथ। ओके, ओबेसिटी के साथ इसका डीलिंग है बेरियाट्रिक। ओके, बेरियाट्रिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओके, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज बेरियाट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन एंड नॉट ए कॉपी। कॉपी नहीं है। ओके, कॉपी नहीं है मतलब क्या, ऑथेंटिक है ना, बोलते हैं ना ऑथेंटिक है, एकदम ऑथेंटिक है चीज। तो किस लिए बोलते हैं, जिसका कोई कॉपी नहीं है एंड जिसका ओरिजिन को लेकर भी कोई डाउट नहीं है कि मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एकदम ऑथेंटिक चीज है। जैसे कि बोलते हैं ना ऑथेंटिक बंगाली कुजीन। बंगाली कुजीन मतलब सपोज कि कुछ बंगाल का कोई पर्टिकुलर ऐसा फूड जिसका ओरिजिन भी बंगाल का ही है। ओके, एंड वहाँ पे उसका स्पेशलिटी है, वहाँ का बंगाल का स्पेशलिटी है वो फूड, तो ऐसे बोलते कि ऑथेंटिक बंगाली कुजीन। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑथेंटिक। नेटिव मतलब तो जहां आपने जन्म लिया है, जो आपका बर्थ प्लेस है। अ पर्सन born in a specified place or associated with a particular place at birth is called native. native हो गया। credible तो हमने अभी पढ़ा। incredible मतलब impossible to believe, that means credible मतलब कि जो आप believe कर सकते हैं, जो convincing है, जो एटलीस्ट आप believe कर सकते हैं। और प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप तो कोई फर्स्ट वर्जन को मतलब जिसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऐसा कोई डिवाइस है, कुछ है जो होने वाला है, जो आने वाला है मार्केट में, उसका जो फर्स्ट कॉपी होता है, उसका जो प्रिलिमिनरी वर्जन होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक्स। एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स मतलब जो एक साथ रहते हैं, मतलब अकेले सिंगल नहीं रहते, मतलब एक साथ में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं। हाँ, जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उनको बोलते हैं ग्रेगरियस। ओके, ग्रेगरियस, ग्रेगरियस मतलब ही क्या, एनिमल्स दैट लिव इन अ फ्लॉक इज कॉल्ड ग्रेगरियस। पाजनीशियस इज कॉल्ड दोज एनिमल्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनिमल्स दैट आर eager and quick to flight. ओके, इनको बोलते हैं पाजनीशियस। एम्फीबियस तो पता ही है, फ्रॉग्स जो दोनों जगह पे ही मतलब लिविंग है उनका, बोथ इन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर, इज कॉल्ड एम्फीबियस और एम्फीबियन। और माइग्रेटरी क्या है, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बर्ड्स होते हैं ना जो पर्टिकुलर सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट करते हैं, मतलब दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी। एनिमल्स दैट माइग्रेट फॉर चेंज ऑफ सीजन और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस लाइक रिप्रोडक्शन। ओके, तो एनीवे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु मैनेजेस फ्यूनरल्स। ओके, फ्यूनरल्स मतलब अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद उनको जो लास्ट जो कर्म होता है उनके लिए, उनको फ्यूनरल्स बोलते हैं। तो ये फ्यूनरल जो मैनेज करते हैं उनको क्या बोलते हो, ओवररिचर, एवेंजेलिस्ट, ग्रेव डिगर, अंडरटेकर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, स्वाभाविक है कंफ्यूजिंग होना, क्योंकि जो मीनिंग्स है उससे पता नहीं चल रहा है। किसी को लग सकता है कि ग्रेव डिगर होगा, बट ग्रेव डिगर नहीं हो। ग्रेव डिगर मतलब सिंपली क्या है कि जो ग्रेव डिग करते हैं। ओके, ग्रेव डिग करते हैं मतलब जो कबर खोदते हैं उनको ग्रेव डिगर बोलते हैं। ठीक है, ओवररिचर, ओवररिचर मतलब पर्सन हु टेंड्स टू रीच और एक्सटेंड ओवर, मतलब बियॉन्ड जो रीच करते हैं उनको ओवररिचर बोलते हैं। एवेंजेलिस्ट क्या है, जो आपका जो धर्म है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एवेंजेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली क्रिश्चियन में इसको यूज किया जाता है, ये वर्ड को स्पेशली। अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू सम कॉज। ओके, स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग। तो अगर आपका धर्म कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो सीक्स टू कन्वर्ट, उनको बोलते हैं एवेंजेलिस्ट। ओके, एंड अंडरटेकर है हमारा आंसर। ओके, अंडरटेकर क्या करते हैं कि उनका प्रोफेशन ही ये है, जिनका डेथ हो जाता है उनका बैरियल, उनका क्रिमेशन, उनका सभी जो फ्यूनरल से रिलेटेड सभी जो वर्क है वो सभी मैनेज करना अंडरटेकर का काम होता है। ओके, पर्सन हुज प्रोफेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ द डेट फॉर बैरियल और क्रिमेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फ्यूनरल्स इज कॉल्ड अंडरटेकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, ओके, शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है वॉयज, लॉज, सोजॉर्न, ट्रिप। तो वॉयज मतलब क्या होता है? वॉयज तो आपने सुना होगा ना, अगर समुंदर में कोई अगर ट्रैवल करता है, हम बचपन में स्टोरी बुक में ये वॉयज वर्ड पढ़ते थे, ठीक है। वॉयज मतलब ही होता है लॉन्ग जर्नी, ओके, इन्वॉल्विंग इट्स ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस इज कॉल्ड वॉयज, ओके। तो वॉयज मतलब अ लॉन्ग जर्नी। ओके, लॉज तो आपको पता है, सोजर्न आपको शायद नहीं पता होगा। ट्रिप क्या होता है? ट्रिप तो हम जो जाते हैं शॉर्ट जर्नीज के वगैरह, वो उसको ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। सोजर्न मतलब क्या होता है? टेम्पोररी स्टे, ओके। सोजर्न मतलब एक टेम्पोररी स्टे है जिसको सोजर्न बोलते हैं, दैट इज जो यहाँ पे गिवन है क्या, शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, इसको बोलते हैं सोजर्न, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से का कारण क्या है कि कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो कि अनफेयर है, और कोई आपसे कुछ बिहेवियर किया है जो कि अनफेयर है, मतलब उनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसके वजह से जो एंगर अराइज होता है उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड एसएससी का फेवरेट है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब ही ये होता है कि एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसका आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन तो आपने पढ़ा होगा, इंडक्शन हम घर पे यूज करते हैं, इंडक्शन से हम कुकिंग करते हैं, ये एक हो गया। और इंडक्शन करंट होता है, ये यूज करके ही इंडक्शन में हम कुक करते हैं, है ना। तो इंडक्शन तो हम, ये वर्ड तो हम यूज करते ही है। अब इसका मीनिंग भी आपको उससे पता ही चलता है कि ये क्या है, कि इसको कुछ इंड्यूस जहां पे होता है, ठीक है, दैट मींस अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट और गिविंग राइज टू समथिंग। जैसे कि इंडक्शन में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, करंट इंड्यूस होता है, उससे हमारा खाना बनता है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, कुछ गिविंग राइज टू समथिंग, यहाँ पे गिविंग राइज टू द हीट, करंट से वहां पे हीट जनरेट हो रहा है। तो एनीवे इंडक्शन हो गया। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस मतलब द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग एंजॉयमेंट ऑफ वॉट एवर इज डिजायर्ड, मतलब जो आपको इच्छा हो रहा है उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप वो एंजॉय कर रहे हो, खुद को अलाउ कर रहे हो उसको एंजॉय करने के लिए, इंडल्ज होना, आप खुद को वो प्लेजर के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए आप खुद को अलाउ कर रहे हो, ओके। और लास्ट वन है इंडाइजेनिजेशन, दैट इज मीन्स समथिंग to bring under control, okay, under control, dominance or influence of the people native to an area, okay। एक पर्टिकुलर एरिया का जो लोग है उसके कंट्रोल में, उसके डोमिनेंस के अंदर कोई चीज को लेके आना, इट्स कॉल्ड इंडाइजेनिसेशन। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, समथिंग विच इज नॉट एबल टू बी रीड और अंडरस्टूड, मतलब कुछ जो आप पढ़ भी नहीं सकते और अगर पढ़ोगे नहीं तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, वो है इनडेसिफरेबल, ओके। इनडेसिफरेबल मतलब जो आप रीड भी नहीं कर सकते और अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, ओके, इनडेसिफरेबल। नेक्स्ट आता है अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल, इसका इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इसका मीनिंग भी बहुत मिलता जुलता है इसके साथ, ओके। इसका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन है, मतलब जो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड जो है वो है अनइंटेलिजिबल, ओके। नेक्स्ट है स्क्रॉल्ड। स्क्रॉल्ड मतलब कि कुछ अगर खूब जल्दी जल्दी में अगर आप कुछ लिख रहे हो, ओके, राइट इन अ हरिड और केयरलेस वे, बहुत जल्दी जल्दी में आप लिख रहे हो तो स्क्रॉल्ड। और इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मतलब खुद का जो आइडिया है, खुद का जो फीलिंग है वो आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अनेबल टू एक्सप्रेस, okay, unable to express one's idea or feelings clearly or easily, okay। जो आइडिया है, जो फीलिंग्स है वो आप क्लियरली इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट, ओके। इनडेसिफरेबल एंड अनइंटेलिजिबल के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया। इनडेसिफरेबल क्या है, जो नॉट एबल टू बी रीड और अंडरस्टूड, और
अनइंटेलिजिबल है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर रीड इंक्लूड है तो आप अनइंटेलिजिबल नहीं बोल सकते। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a factual written account of important or historic events in order of their occurrence, that is called chronicle। जो हमने अभी पढ़ा ना, एक क्रोनोलॉजी के जो भी इवेंट्स है डेट वाइज अगर मतलब अरेंजमेंट्स है, तो यहाँ पे भी बोले कि फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, बट इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, मतलब जिस ऑर्डर में वो ऑकर हुआ है, घटना घटा है, उस ऑर्डर में अगर लिखा है तो उसको टाइम से रिलेटेड हो गया, दैट इज क्रॉनिकल। ओके, जर्नल तो आपको पता है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हमने मतलब कंप्यूटर टाइप्ड है, जो हाथ में लिखा गया है एक्चुअली। ओके, वेरी ओल्ड बुक के जो बोलते हैं, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, रजिस्टर्ड तो अगर कुछ रिकॉर्ड्स आपको रखना है, कुछ ऑफिशियल किसी का नाम का, कोई भी आइटम का, कोई भी चीज़ का, थिंग्स का, अगर कोई भी आपका ऑफिशियल लिस्ट बनाना है तो उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ डिजीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस। अच्छा, पहले मुझे ये रेवरेंस के मीनिंग आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, रेवरेंस का मीनिंग क्या है, और एक बात, रेवरेंस का स्पेलिंग। ठीक है, रेवरेंस स्पेलिंग में कोई ए नहीं है, सब ई है। ओके, सब ई है। रेवरेंस कोई ए नहीं है, सिर्फ ई है। ये भी अच्छा वर्ड है एसएससी के एस्पेक्ट से। एंड रेवरेंस का मीनिंग आपको कमेंट करके बताना है। तो अ डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स, मतलब उनका जो भी शेष मतलब बचा है, और बिलोंगिंग्स, उनका जो भी चीजें था, केप्ट फॉर रेवरेंस इज कॉल्ड रेलिक, उसको बोलते हैं रेलिक। ट्रॉफी तो आपको पता है, अगर कोई कप अगर आपने जीते हैं, कोई भी प्राइज जीते हैं कोई भी कंपटीशन में, तो जो ट्रॉफी मिलता है, जो एक साइन होता है हमारा सक्सेस का, उसको ट्रॉफी बोलते हैं। मेमेंटो भी एक तरह का वैसा ही है, मतलब कोई भी अगर इवेंट में कुछ आपको दिया गया है, कोई भी ऐसा चीज जो आपको अगर ऐसे वेलकम करने के लिए दिया गया था या आपका फेयरवेल के लिए दिया गया था, उसको मेमेंटो बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेमेंटो क्या है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर और सोवेनियर ऑफ अ पर्सन और इवेंट। अब अगर बोलोगे सोवेनियर, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी में सोवेनियर मतलब वही है कि अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर, कोई इवेंट का एक रिमाइंडर। ओके, एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन और प्लेस और इवेंट, दैट इज कॉल्ड सोवेनियर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअली रेलिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। मतलब कोई भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का कोई चीज़ अगर बचा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो कि बहुत पहले टाइम का है, बेसिकली वो एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का चीज़ है, तो उसको ही हम लोग रेलिक बोलते हैं। बट यहाँ पे जो थॉट है वो सेम है, एंड हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, something that is lacking in significance or interest or which is dull and insipid। तो यहाँ पे स्किप करने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो पहले तो ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन है बहुत अच्छे से हमें समझना है। क्वेश्चन क्या है, समथिंग दैट इज लैकिंग इन सिग्निफिकेंस और इंटरेस्ट और विच इज डल एंड इंसिपिड। अब इंसिपिड का मीनिंग क्या है, अगर खाने में टेस्ट ना हो तो उसको आप इंसिपिड बोल सकते हैं। ठीक है, इंसिपिड मतलब कुछ लैक कर रहा है, लैकिंग फेवर और वीक और टेस्टलेस, इसको बोलते हैं इंसिपिड। ठीक है, इंसिपिड। तो पहले तो इंसिपिड मीनिंग देख लेते हैं। इंसिपिड मीनिंग ये हो गया कि लैकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस। और अगर इसको छोड़ के मतलब बोरिंग जो भी चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, अनइंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं इंसिपिड। ओके, खाने में भी अगर स्वाद ना हो, टेस्टलेस हो तो बोरिंग हो जाता है ना, तो ये हो गया इंसिपिड। अब हमारा जो ऑप्शन है, पहले है जैकनिप्स। जैकनिप्स तो शायद ही किसी ने सुना होगा। ठीक है, तो जैकनिप्स का मीनिंग क्या है, एन इम्पार्टिनेंट पर्सन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज एन इम्पार्टिनेंट
पर्सन। अब ये इम्पर्टिनेंट का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। व्हाट इज इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट है जेबल। जेबल मतलब अ माउंटेन और हिल, अ माउंटेन और हिल, रेंज ऑफ हिल्स इज कॉल्ड जेबल, ओके। सी इज जेज्यून। जेज्यून मतलब अनइंटरेस्टिंग, okay. It is about any idea or writing you can say, okay, which is not interesting. तो हमारा जो गिवन है वही जेज्यूनी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। एंड लास्ट इज जूरट। जूरट मतलब अ पर्सन हु हैज टेकन एन ओथ और हु परफॉर्म्स अ ड्यूटी ऑन ओथ। पर्सन हु हैज टेकन एन oath or who performs duty on oath, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या, सी, जेजून, ओके, जो कि अबाउट अ राइटिंग और अ आइडिया विच इज ड्राई और अनइंटरेस्टिंग, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।